दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे अ, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में भी कॉलेजियम की और न्याय व्यवस्था की। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। अपील भी कर दूं मैं आपको ये कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और दोस्तों परिजनों सोशल ग्रुप्स पे भी इस वीडियो को डालें, फॉरवर्ड करें और उनसे भी निवेदन करें कि वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये, हम जो वीडियो बनाते हैं इस YouTube चैनल पर, जो वीडियो आते हैं वो जनजीवन से जुड़े हुए और आम आदमी की समस्याओं पर आधारित होते हैं। तो ये उनका देखना भी जरूरी बनता है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक करें और उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। तो दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की। और कॉलेजियम की इसलिए कि कॉलेजियम पर लगातार पिछले 10 सालों से सवाल उठते रहे हैं और सरकार एक नई व्यवस्था बनाना चाहती है, लेकिन वो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं है और कॉलेजियम की व्यवस्था सरकार को पसंद नहीं है। तो ये एक पेच फंसा हुआ है। और लेकिन इसके चलते मतलब बहुत सारी चीजें दिक्कत हो रही है। लेकिन आज जो बात मैं करने जा रहा हूं वो सरकार से संबंधित कम है, कॉलेजियम से संबंधित ज्यादा है। और वो इसलिए कि सरकार तो चाहती है कि कॉलेजियम खत्म हो जाए और एनजेएसी जो उन्होंने एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया का अधिनियम पारित किया था वो लागू हो जाए। हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, उसको नहीं स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इससे संविधान और न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता पर खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने उसको प्रतिकूल है, इसलिए उसने उनको हटा दिया। लेकिन सरकार फिर भी हर किसी बहाने से वो उस नियुक्ति में हस्तक्षेप करना जारी रखे हुए है। और उसी पे हम आज बात करेंगे। बात इसलिए भी करेंगे दोस्तों कि कॉलेजियम के इस चर्चा पे जस्टिस भुइया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइया ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस सारी व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। और पारदर्शिता और लोकतांत्रिकरण नहीं है, इसलिए इस व्यवस्था को में पारदर्शिता आनी चाहिए। उज्जवल भुइया ने न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम प्रणाली की गोपनीयता पर गंभीर सवाल उठाए और अधिक पारदर्शिता की वकालत की। नियुक्ति के कारण सार्वजनिक होने चाहिए। यदि कॉलेजियम किसी न्यायाधीश की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश करता है तो उसके पीछे के कारण भी बताए जाने चाहिए। अत्यधिक गोपनीयता योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय करती है। जिसका चयन नहीं होता उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि किन आधारों पर निर्णय हुआ और उनको उनका चयन नहीं हुआ। उनको चयन जो नहीं होता है तो उनकी वो कारण भी बताए जाने चाहिए। पारदर्शिता से जवाबदेही बढ़ती है। उनका कहना था कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पर हो रही है, क्योंकि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। गोपनीयता, यदि कारण सार्वजनिक नहीं हो तो ऐसे लोगों के चयन की संभावना बढ़ जाती है जो बाद में असंवैधानिक अनुचित टिप्पणियां करते हैं। कॉलेजियम भारत का सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करता है। इसकी कार्यप्रणाली लंबे समय से पारदर्शिता, जवाबदेही और को लेकर बहस का विषय रही है। कॉलेजियम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी कहा।
कॉलेजियम के निर्णयों को के कारण सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि ये समझा जा सके कि किसी उम्मीदवार का चयन अस्वीकार क्यों हुआ। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में बढ़ना चाहिए, जिस पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इंदिरा जयसिंह जो सीनियर एडवोकेट है, वो उदयपुर आई थी एक बार, उनका यहाँ सम्मान भी हुआ था। बोहरा कम्युनिटी वालों ने उनका सम्मान किया था। अ, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि कॉलेजियम प्रणाली तो रहनी चाहिए, उसका कोई अभी तोड़ नहीं है हमारे पास, हालांकि वो फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी उससे अच्छा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि लेकिन इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए और लोकतांत्रिकरण बढ़ना चाहिए। उनका तो ये भी कहना था कि वकील जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं, उनसे एप्लीकेशन इनवाइट करनी चाहिए। और जब जो लो- जो जो वकील अ, उसमें अप्लाई करेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे उसमें कि भाई हम हमारी ये योग्यता है, इसलिए हमको वकील वो बनाया जाए। और उस पर जो है कॉलेजियम उस स्क्रूटनिंग करे, या स्क्रूटनिंग करके जो कैंडिडेट्स आए उसको कॉलेजियम जो है कंसीडर करे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों में ये मालूम पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट के इस कॉलेजियम पर फिर उठ रही है। कई बार ऐसा लगता है कि कॉलेजियम का और सरकार का कोई कंप्रोमाइज हो गया है, मतलब दोनों मिल करके कुछ तय करते हैं। तो वो इसलिए है कि बहुत सारे निर्णय ऐसे हुए हैं कि जो बहुत ही चर्चित रहे और बहुत ही ज्यादा विवादित रहे। जैसे जस्टिस मुरलीधरन का केस, मुरलीधरन का जो मामला था, हाई कोर्ट में वो सांप्रदायिक दंगों के बारे में सुन रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट में। और उसमें उन्होंने मतलब भाजपा से संबंधित जो जो आरोपी थे उनके ऊपर जबरदस्त रिमार्क दिया था। तो उनकी रातों रात जो है वहां से विदाई हो गई, उनका स्थानांतरण हो गया हरियाणा, पंजाब हरियाणा में। और बाद में उनको वहां से भी इसलिए हटा दिया गया कि वो वापस, नहीं तो वहां वहां उनकी सीनियरिटी थी, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते, तो उनको और जगह भेज दिया, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में कहीं भेज दिया, जिसकी वजह से उनकी जो सीनियरिटी जो थी वो खत्म हो गई और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। तो ऐसे कई मामले हैं। अ, अभी एक केस ऐसा भी आया कि पटना में जो जज साहब थे, पटना हाई कोर्ट में शायद, उनकी 51 लोगों की सीनियरिटी तोड़ करके उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में लाए, और वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं। और अब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनेंगे। तो इस तरह के जो मामले हैं, इनके ऊपर बहुत विवाद होता है, हर बार होता है। वो इसलिए कि इसमें दूरदर्शी मतलब क्लियरिटी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। तो अगर ये पारदर्शिता को लागू की जाए तो बहुत सारी चीजें सही हो सकती है। कॉलेजियम की सिफारिशों को कुछ कारण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए, कुछ मामलों में पुनर्विचार के कारण भी सार्वजनिक करना चाहिए, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सभी निर्णयों के विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किए जाते। चयन और अस्वीकृति के मानदंड पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। विविधता और प्रतिनिधित्व को लेकर कोई औपचारिक नीति नहीं है। दूसरी ओर केंद्र सरकार से लंबे समय से कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करती रही है। सरकार का तर्क है कि कॉलेजियम में पर्याप्त पारदर्शिता, जवाबदेही नहीं है। लेकिन अगर सरकार का जो एनजेएसी लग जाएगा और जो सुप- सरकार के प्रतिनिधि इसमें घुस जाएंगे नियुक्ति में, तो फिर जो पारदर्शिता है वो भी खत्म हो जाएगी। और जो जो कुछ अभी जजेज कर रहे हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक वो हो जाए, वो एनजेएसी लागू हो गया तो हो जाएगा। तो इसलिए ये तो खैर ये तो सर्वमान्य है कि
कॉलेजियम रहना चाहिए, लेकिन उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, उसमें लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। जैसा कि इंद्र जयसिंह ने कहा कि वकील अप्लाई करे जजेस के लिए, और उसकी स्क्रूटनिंग होकर के जो जो अप्रूव हो जाते हैं, मतलब जो काबिल हैं, उनकी अलग, और जिनको जिनको रिजेक्ट किया जाता है उनके उनको कारण बताए जाने चाहिए। उसके बाद उसमें कॉलेजियम उन 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 जो छटे हुए केसेस उनके पास, मतलब जो नाम आते हैं, उनमें से जो है वो सेलेक्ट करे। तो ये अच्छी प्रणाली है, लेकिन कुछ बदलाव तो आने चाहिए। कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण, कुछ नामों के लंबे समय तक लंबित रखने, कॉलेजियम, कई बार कॉलेजियम की सिफारिशें सरकार मानती नहीं है, और न तो उन पे हाँ करती है, न ना करती है, न तो लौटाती है, न उनको जो है नियुक्ति देती है। तो ऐसे केसेस में सरकार उनके ऊपर बैठ जाती है, और जिनको सरकार को नहीं मानना होता है, वो 2-2 साल तक, उसका जज का रिटायरमेंट हो जाता है, तब तक उस पर फैसला नहीं होता है। तो ये भी सरकार जो है, इसको भी सरकार को ठीक करना चाहिए इस मामले को, और कॉलेजियम में भी इस बात को उठाना चाहिए। तो ये जो जस्टिस भुइया ने जो सवाल उठाए हैं, वो बहुत वाजिब सवाल हैं, और उसके चलते कॉलेजियम में एक बार फिर हलचल है। तो कॉलेजियम में पारदर्शिता तो आनी चाहिए। इस वीडियो को हम इस पॉइंट पर ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपकी क्या राय है इसमें, कॉलेजियम के सिस्टम को बदल के सरकार का जो बिल लाए थे, वो विधेयक जो पास किया, उस अधिनियम, उसको लागू कर दें, या कॉलेजियम ही रखें और इसमें पारदर्शिता और लोकतांत्रिकरण किया जाए। तो आप क्या सोचते हैं, और सरकार कितना हस्तक्षेप कर रही है, उस हस्तक्षेप को भी कॉलेजियम को अस्वीकार करना चाहिए। ये मेरा कहना है, और आप अगर इस पे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। आपने अभी तक भी अगर हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।